नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। संसद में लगातार चुनाव सुधारों पर बहस चल रही है, चर्चा चल रही है, लेकिन इस चर्चा के अंदर चुनाव सुधारों को लेकर के कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव, कोई बहुत बढ़िया सुझाव आए हो, ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि एसआईआर के ऊपर विपक्ष खुलकर अपनी बात रख रहा है और पूरा का पूरा नैरेटिव जो है, चुनाव सुधार का जो नैरेटिव है, वो पूरा का पूरा एसआईआर के ऊपर चला गया। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि विपक्ष ने पिछला मानसून सत्र जो है एसआईआर के मुद्दे पर ही वॉश आउट कर दिया था और वो चाहते थे एसआईआर पर चर्चा हो, लेकिन सरकार ने कहा एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती, पर चुनाव सुधारों पर जरूर हो सकती है। तो व्यवस्था जो है चुनाव सुधार की थी, लेकिन पूरा का पूरा जो नैरेटिव था वो एसआईआर पर चला गया। और इस बीच बिहार चुनाव के नतीजे भी आ गए। बिहार चुनाव में जहां पर राहुल गांधी ने पहले दिन से एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा बनाया था, वहां जनता का नतीजा क्या था, जनता ने दरअसल क्या वर्डिक्ट दिया, वो देश के सामने है। अब इस बीच अब एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जैसे जैसे एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, विपक्ष जो है और ज्यादा परेशान हो रहा है। लेकिन इससे पहले विपक्ष की परेशानी की बात करूं, बंगाल की बात करूं, एक और आपको जानकारी देता हूं। आपको अच्छी तरह से मालूम है बिहार के नतीजे क्या रहे, और बिहार के नतीजे तेजस्वी यादव स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने शपथ भी ले ली, तमाम विधायकों ने शपथ ले ली। और सिर्फ शपथ नहीं ली, बल्कि तेजस्वी यादव जो है वो न्यू ईयर क्रिसमस पार्टी मनाने के लिए अपने परिवार के साथ विदेश चले गए। लेकिन भारत की संसद में किस तरह से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सांसदों को एक इम्यूनिटी मिली होती है, उनको एक सुरक्षा कवच मिला होता है। तो आरजेडी के एक सांसद ने कहा कि 36 साल के तेजस्वी यादव, उनकी विचारधारा को लेकर फलाना ढिमकाना, और किस तरह से जो है उनको गलत तरीके से उनके चुनाव में चोरी करके, उनके चुनाव को ये करके वो करके, और गलत तरीके से जो है उनको चुनाव हरवा दिया गया। अब इस बात का सबूत हो ना हो, क्योंकि सबूत होता तो फिर अदालत में जाते, लेकिन संसद में क्योंकि इम्यूनिटी मिली हुई है, इसलिए कुछ भी कह दो। और उसका फायदा उठाते हुए सांसद एसआईआर को लेकर तमाम अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ इम्यूनिटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी मिली हुई है। बंगाल में तो कम से कम मिली हुई है, क्योंकि बंगाल के अंदर आज उन्होंने एसआईआर को लेकर जो भड़काऊ बयान दिए, जो कुछ उन्होंने कहा, वो सीधे सीधे हिंसा भड़काने की श्रेणी में आता है, वो सीधे सीधे हेट स्पीच में आता है। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है। आज उन्होंने ये कहा, महिलाओं को कहा कि आपके रसोई घर में जो औजार हैं, उन औजारों को लेकर तैयार रहिए। अब रसोई घर में क्या क्या औजार होते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ममता बनर्जी कह रही है कि रसोई घर में जो औजार हैं वो लेकर तैयार रहें, और कोई आपका नाम को लेकर सवाल उठाता है, नाम काटता है, तो फिर क्या करना है समझ लीजिए। इससे पहले भी ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग इसी तरह के भड़काऊ बयान दे चुके हैं एसआईआर को लेकर। तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर क्यों इतना परेशान है, जबकि कल ही संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा डेटा दिया था, पूरे आंकड़ों के साथ ये बताया था कि भारत के आजाद होने के बाद से, भारत में जब से चुनाव शुरू हुआ तब से लेकर अब तक 15 बार एसआईआर हो चुका है, 15 बार। लेकिन इन 15 बार किसी को परेशानी नहीं हुई, पर इस बार क्यों परेशानी हो रही है, इसको समझना जरूरी है। आज दो टूक में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरा आज का मुद्दा एसआईआर की लड़ाई, ममता बनर्जी क्यों बौखलाई। जी हाँ, एसआईआर की लड़ाई, ममता बनर्जी क्यों बौखलाई, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आज की डिबेट को आगे बढ़े, शुरू करें, गृह मंत्री को भी सुनना चाहिए जो उन्होंने कल कुछ कहा, और आज ममता बनर्जी ने क्या कहा वो भी सुनिए, फिर आज की डिबेट को शुरू करूंगा। सुनिए जरा। सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर कब हुआ? 1952।
एसआईआर की क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। दूसरा कब हुआ? 1957 में, फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरा हुआ 61 में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी थे। 65-66 में भी हुआ, एक ही गहन पुनर्निरीक्षण 2 साल में हुआ, उस वक्त भी श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी थे। 83-84 में हुआ, इंदिरा जी थी। 87-89 में हुआ, राजीव गांधी थे। 92-93-95 में हुआ, नरसिम्हा राव थे। 2002 और 3 में हुआ, तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी। मान्यवर 2004 में गहन पुनर्निरीक्षण समाप्त हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री। 3 বার সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে। প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা ওই দাঙ্গাবাজদের কাছে, যারা দাঙ্গা করে মানুষের রক্ত নেয়, যারা মানুষের রক্ত নিয়ে নরমের যজ্ঞ খেলে, তাদের কাছে আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি এই দেশের নাগরিক কিনা। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि समानता, बंधुता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए पश्चिम में देखने की आवश्यकता नहीं है, वो उपनिषदों में दिखाई पड़ेगा। मगर क्या बताएं सभापति महोदय, आज भी हमारे कुछ नेता जाके लंदन में खड़े होकर गुहार लगाते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी को बचाना है। तो उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के फसाने बहुत हैं, डरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत। कोई घुसपैठिया मिला इनको अभी तक? कोई मिला इनसे? आप लोग पूछते क्यों नहीं? सवाल हमसे पूछते, वो अमित शाह से पूछा करिए कि कोई सूची जारी कीजिए, घुसपैठिए मिले कि नहीं मिले, कि हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाने का ही काम करते हो। भारत जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, मगर एक फैक्ट है जो शायद बहुत से लोगों को ध्यान नहीं रहता होगा। अगर आप पूरी दुनिया का नक्शा देखें तो ईस्टर्न यूरोप से लेके आप जापान तक चले जाइए तो केवल 3 ही डेमोक्रेसी हैं, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और जापान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ऑस्ट्रेलिया इज प्रैक्टिकली एन एक्सटेंशन ऑफ यूरोप। तो इस पूरे पूर्वी गोलार्ध में यदि एकमेव एब्सोल्यूट, वाइब्रेंट एंड कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी है तो वो सिर्फ भारत। नहीं कर रहा हूं एनीथिंग बाय यू ब्रिज, सर जो प्रक्रिया संपन्न हो गई मैं उसकी और आपका इशारा कर रहा हूं डिसीजन की तरफ। सर चुनाव सुधार, मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा हूं सर। यू आर डिस्कसिंग मैं तो सिर्फ प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने आपको बता दिया, प्लीज। तो आपने ममता बनर्जी को भी सुना और संसद में जिस तरह से तीखी इस पर बहस चल रही है वो भी आपको सुनाया मैंने। ममता बनर्जी कहते हैं कि मैं अपना एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी, उससे बेहतर है ज़मीन पे नाक रगड़ लूं, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री रही हूं, मुझे क्या ज़रूरत है अपना पर्चा दाखिल कराने की। और उनका रसोई गैस वाला बयान, माफ़ कीजिएगा, रसोई वाला बयान मैंने आपको बताई। उन्होंने कहा रसोई में जो औजार होते हैं उनके साथ तैयार रहिए। तो आज इसी पर चर्चा जरूरी है। एसआईआर की लड़ाई, ममता क्यों बौखलाई। चलिए, मेरे साथ 5 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा देता हूं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ निखिल जैन जुड़े हैं, कांग्रेस के समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ संजय सरकार जुड़े हैं, टीएमसी के नेता हैं संजय सरकार जी। मेरे साथ राहुल सिंह काजला, राहुल सिंह कांग्रेस के नेता हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं करण वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत संजय सरकार और शहजाद पूनावाला, आप दोनों से मैं करना चाहूँगा। 1.5 मिनट आप दोनों को। संजय सरकार भाई, ये रसोई गैस, रसोई में जो औजार हैं उनके साथ तैयार रहिए, क्या मतलब है? बंगाल में तो टीएमसी का शासन है, वहीं पर आप हिंसा भड़काना चाहते हैं, क्यों? देखिए, हम सिर्फ मेरे लिए नहीं लड़ाई कर रहा, हम भारतीय जनता पार्टी घुसपैठी विधायक की भी लड़ाई कर रहा हूं मैं। कौन है घुसपैठी विधायक? सपन मजूमदार।
जो 2023 तक बांग्लादेश, जहां पर शेख हसीना चुनाव लड़ते थे, गोपालगंज के वोटर थे, उसको जिला अध्यक्ष ने लिखा 2023 तक ये मेरा वोटर थे, ये बांग्लादेश थे। 2021 में जब इंडिया में बनगांव में चुनाव लड़ रहा था, तभी भी वो बांग्लादेश का वो डुअल सिटीजनशिप में वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना। अशोक कित्तनिया, ये भी बांग्लादेश का वोटर, इसका माता पिता दोनों को नाम 2002 का वोटर लिस्ट में नहीं थे, उनका नाम नहीं है। असीम सरकार जो हरिन घाटा का विधायक है भारतीय जनता पार्टी, हम उनको लिए भी लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं आज की तारीख में? इस कारण में लड़ रहा है, उसको माता पिता, उनको दोनों का 2000 वोटर लिस्ट है, वो बांग्लादेश से आए हैं, वो शरणार्थी थे। हमको उसमें कोई नाराज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन आज हम इस कारण में हम लड़ रहे हैं। यहाँ सब हिंदुस्तानी जो शरणार्थी हो, जो तकलीफ से बांग्लादेश से आए, हम सबको वहां पर हम रहने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पहले क्या बोला, मथुआ का नागरिकता देंगे, दिए हैं। आज उन्हीं को साथ खिलाड़ होगा। जो 2 से 77 बना, किसने बनाया? इसे 3 से 77 बिना किसने बना? इसी वोटर ने बना। 2 से 18 बना, किसने बना? इसी वोटर ने बना। आज इन्हीं वोटरों के ऊपर में आपको आज जितना नाराजगी हो रहा है, जितना आपको आज जितना दुश्मनी उतर रहा है, आप कहां रहेंगे? आप जब 2026 में चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल का जो भूतपूर्व जो सेक्रेटरी था टाइमसन, वो बोला 26 में 30 सीट हम लोग को मिलने की उम्मीद नहीं है। तथागत राय जो राज्यपाल भी थे बंगाल का भाजपा का, वो भी बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, हम उस जनता के लिए रह रहे हैं जिस जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। ओके, संजय सरकार जी, आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। शहजाद जी रिस्पॉन्ड करें, लेकिन उससे पहले एक काउंटर क्वेश्चन। आपने कहा बीजेपी विधायक की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने आपको असाइन किया है कि ये स्वतः आपके अंदर से आवाज निकली, नहीं बीजेपी विधायकों को भी जो बाहर से आए उनकी लड़ाई आपको लड़नी है? 12 विधायक दीदी के साथ मिलकर बोले हैं। सर मैं समझ गया, मैं सीधा सा पूछ रहा हूँ, सर मैं सीधा, अरे मेरा सवाल सर सीधा है, बीजेपी ने असाइन किया है भारतीय जनता पार्टी? सर बाबा संजय जी, मैंने सीधा सवाल पूछा, बीजेपी ने आपको असाइन किया या फिर आप खुद से ये लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायक आके दीदी को बोले, दीदी तीसरी बार आप बोल रहे हैं। चलिए, जवाब नहीं आपके पास, चलिए ठीक है। मैंने 3 ओके हो गया, अब बस आवाज बंद, अब ठीक है। मैंने 3 बार एक सवाल पूछा, लेकिन आप बीजेपी के विधायक की इतनी चिंता कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? चलिए इस पर भी चर्चा करेंगे। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड करें। देखिए, एसआईआर बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। सबसे पहले फेक वोटर थे इस पूरी प्रक्रिया में, पता है किसने बताया? ममता बनर्जी 2005 में उन्होंने एडमिट किया कि यूपीए की सरकार में सारे घुसपैठिया है। उस समय पर लेफ्ट और यूपीए पे वो सवाल उठाती थी, और आज पता नहीं कैसा सियासी धर्मांतरण हो चुका है कि आज ममता बनर्जी अब 4D पे आ चुकी है। 4D क्या है? पहले डी से डिफीट होगा, फिर डी से डिस्टोर्ट करेंगे, डी से डिसइंफॉर्मेशन फैलाएंगे, और अब डी से धमकी देने पर उतर आए। राहुल गांधी ने भी धमकी दी इलेक्शन कमीशन को, ये भी धमकी दे रहे। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि ये एसआईआर इसके साथ है या खिलाफ है, क्योंकि महाराष्ट्र में इनका पूरा अलायंस बोलता है एसआईआर तुरंत होना चाहिए, और बिहार और बंगाल में बोलते हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। तो एसआईआर पर क्या स्टैंड है? पूरा कंफ्यूज्ड है। एसआईआर की वकालत वैसे 2005 से लेकर हर जगह पर यही करते थे। 2014 से पहले यूपीए की सरकार में थे, 10-12 बार एसआईआर करवा दिया, तब वो एसआईआर ठीक था। दूसरी बात, अगर एसआईआर ही वजह थी जिसकी वजह से बिहार आ रहे कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के लोग, तो तृणमूल कांग्रेस के नेता जयप्रकाश मजूमदार ने क्यों बोला कि राहुल गांधी निकम्मे, इनसे हो नहीं पा रहा? तो राहुल गांधी को तो क्रेडिट देना चाहिए था ना आपको। वहां पर तो तुरंत बोला ममता बनर्जी को लाओ, इंडिया अलायंस से राहुल गांधी को हटाओ। तो मतलब जब कन्वीनियंट होता है तो एसआईआर को बहाना बनाते हैं, वरना राहुल गांधी को गाली देते हैं। तो इनका स्टैंड क्या है एसआईआर को लेकर? और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार जिस प्रकार से धमकी वाली बातें की जा रही है, ये तो संविधान विरोधी भी है। सुप्रीम कोर्ट के भी विरोध में बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन के भी विरोध में बोलते हैं। अगर फैसला इनके अधिकार में ना हो, इनके हक में ना हो, तो ये लोग शुरू हो जाते हैं संविधान के खिलाफ। ओके, चलिए आपके 1.5 मिनट, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं जो हमारे रिपोर्टर ने हमको बताया, और ये एक तरह से जो है सेल्फ मैपिंग अब तक जो हो रही है वहां पर, अभी तो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, ये फाइनल फिगर नहीं है, मैं पहले ही से कह रहा हूं फाइनल फिगर नहीं है, अभी पूरी प्रक्रिया चल रही है। और आज तो जो जहां एसआईआर चल रही है, ऐसे 6 स्टेट्स में चुनाव आयोग ने वो दिन भी बढ़ा दिए हैं, क्योंकि जो है अभी पूरा काम नहीं हुआ, तो उसके लिए जो है उसकी लिमिट जो है जो आखिरी दिन था उसको बढ़ा दिया है। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प फिगर है, और उस पर शहजाद जी भी जवाब दें, क्योंकि संजय जी ने मुद्दा उठाया। अब उसमें जो है बीजेपी वाले भी हैं और कौन कौन है ये तो देखना पड़ेगा। 7,46,37,529 जो वोटर हैं बंगाल में, जो बताया जा रहा है,
उनमें से 3,84,00,000 वोटर, सोचिए 7,46,00,000 में से 3,84,00,000 वोटर ऐसे हैं बंगाल में आज जो 2002 तक बंगाल के वोटर थे ही नहीं, 2002 तक। अब ये सोचिए कि 23 साल में ये 3,84,00,000 लोग कहां से आए? 3,84,00,000, कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। अब इसमें ठीक है, मान लेते हैं 84,00,000 ऐसे हो सकते हैं, या और भी ज्यादा, चलिए मान लेते हैं 1 करोड़ ऐसे हो सकते हैं जो भाई 18 साल जिनकी उम्र बढ़ती गई और वो वोटर हो गए। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं इसको बहुत मॉडरेट तरीके से भी देखूं तो सवाल यह कि ये 2 करोड़ लोग कौन हैं जो 2002 तक वोटर नहीं थे बंगाल के, लेकिन आज बंगाल के वोटर हैं। ये सवाल तो ये बड़ा गहन विषय है, पर इसमें तो संजय सरकार जी, शहजाद जी कह रहे हैं, शहजाद जी वो तो कह रहे हैं कि आपके भी इसमें विधायक हैं जो पहले बंगाल में थे, जो पहले कहीं थे, आज वो यहाँ के वोटर हैं, विधायक हैं, तो आप लोगों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। देखिए, मैं तो समझता हूं कि अगर उनके पास इतने सारे प्रमाण हैं तो सबसे पहले तो उनको जाके नाम कटवाना चाहिए, एसआईआर में दे देना चाहिए। इनके बीएलए कर क्या रहे? इनको तो ये प्रमाण देकर उनको जेल में डालना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं करवा रहे कार्रवाई? पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक केस आया सामने, मोहम्मद मुल्ला 1990 से बंगाल में रह रहा है, और मोहम्मद मुल्ला ने शादी की बंगाल में, और जो उसका फादर इन लॉ है उसका नाम और वोटर आईडी कार्ड लेकर उसको बंगाल की सरकार ने दामाद बना दिया। और अभी एसआईआर जब से अनाउंस हुआ है, हम देख रहे हैं कि कितने लोग जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। एक पूरी कॉलोनी जिसमें 1.5 लाख लोग हैं, उसमें से 2,000 वोटर भी नहीं निकल रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से टीएमसी के लोग लगातार धमकी भरे बयान दे रहे हैं कि एक भी नाम काटा तो हम जहाँ के वहाँ पे हाथ पैर तोड़ देंगे बीएलओ के। विवेक महातो नाम के एक बीएलओ को धमकी भी दी इनके जुमेर मुल्ला ने। तो ये दिखाता है कि कौन घुसपैठिया बचाव आज कर रहा है। घुसपैठियों के बचाने के लिए ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अन्यथा वो बोल दे कि हम लोग तो सारे नाम हटाने के लिए हम अर्जी देंगे। कितना घुसपैठी ओके, संजय सरकार बोलिए। संजय सरकार सुनिए, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। सवाल यह है कि बीजेपी का हो या किसी का हो, अगर वो बंगाल में अवैध तरीके से आया है, अगर अवैध तरीके से आया है और चुनाव आयोग या किसी के पास भी कोई प्रमाण है, और या उसके पास प्रमाण नहीं है, तो उसका तो नाम कटना ही चाहिए, चाहे वो बीजेपी का विधायक हो या टीएमसी का नेता हो। उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आप क्यों बचाना चाहते हैं ऐसे अवैध लोगों को? सबसे बड़े बात क्या है मालूम है अशोक जी? भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष रहे, अभी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन है, उनका मिसेस का नाम 2 जगह में है। पायल चौधरी का नाम जलपाईगुड़ी में भी है, बालूरघाट में भी है। बड़े बड़े भाषण देता है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना? मैं आपको बताना, 2002 संजय जी एक मिनट, संजय जी सुनिए, संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट। देखिए, मेरे पास बाकी मेहमान भी है, मैं सबको बराबर समय देना, इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई जो मैं सवाल उसको आप एक बार एड्रेस कर दें, उसके बाद आप अपनी बातें रखिए। जो आपने डबल वोटर की बात कर रहे हैं, मेरे पास लंबी फेहरिस्त है, कांग्रेस के नेताओं से लेकर आरजेडी के नेता, बीजेपी के नेता, सबके लिस्ट में दो जगह 4, हाँ, प्रशांत किशोर, ठीक है, जिन के 2, तो वो उसमें मत जाइए। मैं सिंपल सा आपसे सवाल पूछ रहा हूं, भाई ये 3,84,00,000 वोटर 2002 से बड़े आज ऐसे जो नहीं थे, उनमें चाहे बीजेपी का नेता हो या टीएमसी का नेता हो, उससे क्या दस्तावेज नहीं मांगे जाने चाहिए कि भाई तुम कब बंगाल में आए, तुम भारत के निवासी हो कि नहीं हो? आप अपना डॉक्यूमेंट तो दीजिए। बिल्कुल होना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूं इस बात पर। हिंदुस्तान का अगर नागरिक है उसको सब कुछ प्रूफ देने की जरूरत है, लेकिन ये बात नहीं जब हिंदुस्तान के नागरिक होने के बाद में बार बार आपसे आप मेरे को आजमाओगे कि हम सिटीजन है कि नहीं, उसको जवाब देने पड़ेंगे। 2002 से 2023 का भी, 2002 में बांग्लादेश में हिंदुओं का संख्या था 15%। अगर नहीं है तो साझा सुना वाला तो थोड़ा देखने लेने के लिए बोलिए। और आज के तारीख में बांग्लादेश में हिंदू का संख्या 6.5%, कितना घटे है? 9.5%। 2002 से 20 से 2024 का बीच में लगभग 1.5 करोड़ के ऊपर में बांग्लादेश से आए, जिसको परिवार का आदमी लोग, किसी को बच्चा था 18 साल हुआ है, 18 साल के ऊपर में बड़े हैं, किसी को वोटर लिस्ट में नाम आया है, वो से हो है। किंतु हम क्या सोचे उसको? देखिए, हम तो क्या सोचे उसको रिफ्यूजी है, वो शरणार्थी है, वो पीड़ित है, वो हर तरह से। क्यों? मेरे को 47 में वो चीज हम लोग को भी झेलना पड़ा, मेरे बाप दादा को। मेरे मैमनसिंह डिस्ट्रिक्ट में घर था, मेरे दादाजी जो थे हिंदुस्तान इंश्योरेंस के फाउंडर थे, संजय सरकार जी सुनिए, एक टेक्निकल तरीका, एक टेक्निकल सवाल है। कोई रिफ्यूजी भारत में आ जाएगा
ठीक है, और क्या उसको बिना कानूनी प्रक्रिया या भारत की नागरिकता लिए उसको वोटर बना दिया जाए? एक प्रक्रिया होगी ना। मैं मानता हूं बांग्लादेश में वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम होता है, यह ठीक बात है, वहां से बहुत से लोग शरणार्थी यहां आते रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो शरणार्थी आते हैं, एक मिनट शहजाद जी, तो जो शरणार्थी आते हैं उनको आप सीधा आते ही घुसते ही जो है उनको वोटर आईडी कार्ड देंगे कि एक प्रक्रिया के तहत अगर वो भारत का नागरिक बनेगा तब वोटर आईडी कार्ड देंगे? तो सवाल ये नहीं है कि भैया कौन आया, कब आया, आप भी आए होंगे, आपके पिताजी आए होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत भारत के नागरिक बने होंगे ना, कि कोई भी घुसपैठिया, कोई भी शरणार्थी आए और उसको तुरंत वोटर आईडी कार्ड पकड़ा दी। ये तो नहीं हो सकता ना, इस तरह से तो देश नहीं चल सकता ना। शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर आ रहा हूं शहजाद रिस्पॉन्ड करना चाह रहे, एक मिनट आ रहा हूं शहजाद रिस्पॉन्ड कर दे, 1 मिनट हाँ बोलिए। अच्छा, बंगाल में अगर आप घुसपैठियों को मैटर बोलता है, एनसीआईबी नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलता है हिंदुस्तान में 5 करोड़ घुसपैठिया, उसको घुसपैठी कहां पर है? वो घुसपैठी ढूंढ पा रहा है? जब चुनाव आता है तब घुसपैठी आता है, जब चुनाव चला जाता है घुसपैठी चला जाता है, वो घुसपैठी कहां है? एनसीआईबी का रिपोर्ट का रिस्पॉन्ड कीजिए। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, ये टीएमसी के ही प्रवक्ता है क्या? क्योंकि इन्होंने बोला बांग्लादेश में 15% हिंदू थे, अब वो 9.5% हो गए, मतलब सीए की वकालत कर रहे। ममता बनर्जी ने सीए पे क्या स्टैंड लिया है? अभी उन्होंने बोला मेरे बाप दादा के साथ भी हुआ। ममता दीदी क्या बोलती है? ये सीए कानून नहीं होना चाहिए, होगा तो सिविल वॉर हो जाएगा, और रोहिंग्या को तो रेड कारपेट देती है ममता बनर्जी। संजय जी, आप गलत पार्टी में चले गए, आप इधर आ जाओ, चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कितना रोहिंग्या कहाँ स्टैंड ले लिया? अब तो गया डिबेट देख लिया ममता दीदी ने आपका डिबेट, वो किचन इक्विपमेंट पता नहीं आपका यूज हो। एक चीज सुनिए, मैं डिबेट को एक मिनट रुकिए, मैं डिबेट को सुनिए, मैं दूसरे मेहमानों के पास सुनिए संजय जी, हाँ एक मिनट संजय जी, एक एक करके सुन लेते हैं। मैंने कहा सब मेहमान बोलिए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, मतलब कि अरे तो आप नहीं तो एक बात सुनिए ना, मैं बताता हूँ क्यों मैंने बोला। बोलिए। मैंने इसलिए बोला वहां पे तो केवल वो रोहिंग्याओं के लिए जगह है, आपके बाप दादा थोड़ी रोहिंग्या है भाई, आप तो बता रहे हिंदू प्रताड़ित तो है, तो आपको इधर ही आना है सीए वालों के साथ, सीए वालों के साथ ही आएंगे ना, मतलब एंटी सीए के साथ थोड़ी रहेंगे। संजय जी सुनिए, रोहिंग्या होते तो बच जाते। संजय जी सुनिए, ये इंटरेस्टिंग बात है, सुनिए ये इंटरेस्टिंग बात है। एक मिनट संजय जी सुनिए, निचोड़ क्या निकल रहा है? एक मिनट रुकिए, ऐसे नहीं प्लीज ऐसे नहीं। देखिए निचोड़ क्या निकल रहा है इस पूरी डिबेट का, इस पूरी डिबेट का निचोड़ क्या निकल रहा है? आवाज बंद करिए भाई, आवाज बंद करिए प्लीज, ऐसे नहीं, आवाज बंद करिए। देखिए इस पूरी डिबेट का अब तक निचोड़ क्या निकल रहा है? निचोड़ ये निकल रहा है कि ममता बनर्जी ये कहती हैं कि भाई सीए तो नहीं होना चाहिए, जो हिंदुओं को बांग्लादेश में या फिर जो है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो प्रताड़ित हिंदू हैं उनको जो है नागरिकता देने का कानून सीए था। अभी शहजाद जी ने जिक्र किया, सही बात है। और जब सीए कानून आया कि इनको नागरिकता देनी चाहिए, तब ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सबने विरोध किया। मतलब वो भारत की नागरिकता नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो वोटर आईडी कार्ड देना चाहते हैं कि भाई आ जाओ, हमसे राशन ले लो, हमसे पैसा ले लो, हमको वोट दे दो, नागरिकता हम नहीं तुमको देंगे। सीए नागरिकता कानून का विरोध करेंगे। और मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को समझिए ना। देखिए आप जो कह रहे हैं ना कि घुसपैठिए कहां थे संजय सरकार, उसके बाद मैं निखिल जी और करण जी आपके पास आऊंगा। ये जो आप कह रहे हैं ना नागरिक, ये कहां से घुसपैठिए कहां से, अभी एक दो नाम शहजाद जी ने बताएंगे, लेकिन ये रुकैया है, ये खबर संजय जी, ये रुकैया क्या नाम है इसका, ये इसका घर कहाँ है? हाकिमपुर, नाम रुकैया, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब फर्जी। लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता दीदी सरकार से लक्ष्मी भंडार योजना के तहत हर महीने पैसा ले रही थी, हर महीने पैसा ले रही थी रुकैया। और जैसे ही एसआईआर, अब सुनिए, अब इस बात को भी सुनिए कि भाई एसआईआर को लेकर क्यों परेशानी हो रही है। जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ, जैसे ही बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ, ये रुकैया जो है डर कर मारे बंगाल भाग गई, जो है बांग्लादेश भाग गई कि अब ये पकड़ी जाएगी। और अगर मैं ये कहता हूं, मैं आज ये खुलकर कह रहा हूं, अगर बांग्लादेशी एसआईआर के नाम से डर रहे हैं, रोहिंग्या एसआईआर के नाम से डर रहे हैं, तो फिर जोर शोर से एसआईआर होना चाहिए। क्योंकि अगर बिना कुछ किए भाग रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये डर नहीं रहे, भाग रहे हैं। एक और खबर दिखाता हूं आपको, एक और खबर दिखाता हूं। ये खबर कब की है? ये खबर 7 दिसंबर, सुनिए आप, सुनना पड़ेगा, 7 दिसंबर की खबर है। 7 दिसंबर, अभी 3 दिन पहले की खबर है। आवाज बंद करिए, बीच में नहीं बोलेंगे। ये 7 दिसंबर की खबर है। ये कहती है लौटते घुसपैठियों का खुलासा,
कोलकाता में अब भी लाखों बांग्लादेशी भारत बंगाल सीमा पर तमाम परिवार इंतजार में। इस खबर की 2 लाइनें पढ़ के सुना देता हूं। जो एसआईआर अभियान चल रहा है उसका असर बंगाल में दिख रहा है। उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर सीमा पॉइंट पर रोज बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी लौट रहे हैं। 7 दिसंबर की खबर है, रोज बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए सीमा पॉइंट पर लौट रहे हैं। अब तक करीब 15,000 लोग भाग चुके हैं और सीमा पर बैठे महिला पुरुषों ने खुले तौर पर दावा किया कि कोलकाता और उसके आसपास में आज भी लाखों अवैध घुसपैठिए बैठे हुए हैं। यह खबर आपको बता दूं, और यह भी खबर ऐसी 50 खबर है मेरे पास कि एसआईआर शुरू हुआ तो हर बांग्लादेशी भाग रहा है, हर रोहिंग्या भाग रहा है। तो हर बांग्लादेशी को तकलीफ है एसआईआर से, हर रोहिंग्या को तकलीफ है एसआईआर से, और ममता दीदी को भी तकलीफ है एसआईआर से, और अखिलेश यादव को भी तकलीफ है एसआईआर से, राहुल गांधी को भी तकलीफ है एसआईआर से। तो मेरा सवाल सीधा सा यह है, जिस चीज से बांग्लादेशी रोहिंग्या को तकलीफ है, घुसपैठियों को तकलीफ है, उसी चीज से ममता बनर्जी राहुल गांधी को तकलीफ क्यों है? और अगर दोनों को तकलीफ है एसआईआर से, तो दोनों के बीच का यह रिश्ता क्या कहलाता है? यह रिश्ता क्या कहलाता है? इस रिश्ते का खुलासा कोई नहीं करेगा, कोई नहीं बताएगा, लेकिन इस देश के नागरिकों को, बंगाल के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को, देश भर के लोगों को समझना चाहिए ये घुसपैठियों और जिनके पेट में मरोड़ हो रही है उनका रिश्ता क्या कहलाता है। निखिल जैन। अशोक जी, काफी सारी चीजें कही गई। मैं तब से, आपको पता है कि मैं रिसर्च के साथ बोलना पसंद करता हूं, तो मैं तब से कुछ आंकड़ों पे पढ़ रहा था। हम तो बिना रिसर्च के बैठते हैं। दर्शकों को बता दूं नहीं, आप भी रिसर्च के साथ आते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा मत कहिए हम तो बिना रिसर्च के नहीं आते। शहजाद भाई भी रिसर्च के साथ बैठते हैं और करण जी भी रिसर्च के साथ बैठते हैं। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आंकड़े आपके दर्शकों को कुछ बता दूं। इंडिया में 1999 के लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में 62 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे और 2024 में 97 करोड़ थे। मैं राउंड ऑफ करके फिगर बता रहा हूं। जो मोटे तौर पे हम देखें तो 57% का इजाफा है। 2001 में वेस्ट बंगाल में 4 करोड़ 86 लाख रजिस्टर्ड वोटर थे। 2025 में वेस्ट बंगाल में 7 करोड़ 86 लाख हैं। ये है 2 करोड़ 80 लाख वोटर्स का इजाफा। प्रतिशत के तौर पे हम बात करें तो ये भी 57% ही है। तो जो वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड वोटर्स का आंकड़ा बढ़ा है वो लगभग उतना ही है जितना पूरे भारत देश में बढ़ा है। तो जिस तरीके के भ्रम फैला रही है बीजेपी या फिर इलेक्शन कमीशन के सूत्र, अब देखिए अशोक जी, सबसे बड़ी दिक्कत मैं ये सूत्रों के हवाले की खबरों की क्यों कहता हूं। जो आपने एक फिगर दी 3 करोड़ 84 लाख वोटर बढ़ गए हैं 2002 से, इसका बिल्कुल कोई भी आपका दर्शक देखेगा प्रमाण मिलेगा। इंडिया टुडे पे आर्टिकल मिल जाएगा, बड़े उस पे मिलेगा। पर वो आर्टिकल में कहां से लिखा होगा? चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि कल को अगर कोई चुनाव आयोग को पकड़ना चाहे कि भाई साहब आपके 2001 के डॉक्यूमेंट में तो आप 4 करोड़ 86 लाख वोटर्स बता रहे हैं बंगाल के, और 2024 के डॉक्यूमेंट में आप 7 करोड़ 60 लाख बता रहे हैं, तो आप ये बताइए 3 करोड़ 84 लाख का इजाफा कैसे हो गया? तब चुनाव आयोग हाथ खड़े कर देगा। हमने तो कुछ कहा नहीं, ये तो सूत्रों ने कहा है, गलतियां तो इंडिया टुडे की है, अशोक जी की है, डीडी न्यूज़ की है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। महाराष्ट्र में जब उसी अनुपात में वोटर बढ़ते हैं तब जो है लोगों को तकलीफ होती है कि भाई लोकसभा से विधानसभा चुनाव में 50 लाख कैसे बढ़ गए, जो कि हर बार का एक पैटर्न होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर एक डेटा दिया जा रहा है तो उस डेटा से आपको तकलीफ है। मैं तो कह रहा हूं अभी ये फाइनल फिगर नहीं है, फाइनल फिगर आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, करण वर्मा बोलिए, फिर मैं करण वर्मा इसी मुद्दे पे कुछ बोलना चाहते हैं, फिर आपको रिस्पॉन्ड, आप ही को रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। राहुल कालवे बहुत गणित लगाई और बहुत चीजें बताई, पर मैं भी अब जरा कुछ तथ्य इनके सामने रखता हूं। इनको शायद पता नहीं है, इन्हीं के पार्टी के लोग, जिन पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं, श्री प्रकाश जायसवाल जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह बात कही कि ये इतनी बड़ी समस्या है कि कम से कम 2.5 करोड़ का तो इलीगल इमिग्रेंट है ही है इस देश में। शशि थरूर ने यह बात कही, और तो और निखिल जी, ममता बनर्जी ने यह बात कही 4 अगस्त 2005 को। इतना गुस्से में आ गई वो कि उन्होंने स्पीकर की ओर अपने कागज फेंक दिए। उन्होंने कहा मेरे पास 2 अलग अलग लिस्ट तक है, इंडियन वोटर की और बाहर के वोटर की। तो ये भाई आपके जो आंकड़े हैं ये तो इनके नहीं समझ में आ रहे। पर एक बात मैं बताऊं अशोक जी, आज बहुत गंभीर बात है जो ममता दीदी ने कही है। देखिए, ममता दीदी वैसी हैं, जो वो बोलती हैं वो कर दिखाती हैं। उन्होंने कहा था ईडी के बारे में, जनवरी 2024 में ईडी के ऑफिशियल्स पे हमला कर दिया। उन्होंने एनआईए के बारे में कहा, अप्रैल 2024 में, 6 अप्रैल 2024 में एनआईए के ऑफिशियल्स को टीएमसी के गुंडों ने हाथों हाथ मारना शुरू कर दिया।
इसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस, आज पोस्ट पोल वायलेंस में एक कन्विक्शन है इनकी, रफीकुल इस्लाम, इन्हीं का है टीएमसी का, हमने पंचायत पोल्स में देखा। और निखिल जी के तो मुंह से आवाज नहीं निकलती टीएमसी के बारे में। इनको यह पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के अरबिंदो मोंडाल, उनकी जान चली गई पोस्ट पोल वायलेंस में और पंचायत इलेक्शन के दौरान इनफैक्ट। तो ये वायलेंस की जब बात करते हैं, जब कहते हैं हम निकालेंगे कुछ, किचन से कुछ निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई किचन से? ये खून की नदियां बहेंगी। राजीव बनर्जी ने बात कही है, इनके नेता ने, मुर्शिदाबाद में इनका आदमी है, शेख आलम शामिल है जो नेम्ड है बाय द कोर्ट, 4 पाकिस्तान बना देंगे। ये सब भाषा जब बात कर रहे हैं हमें बहुत ही ज्यादा संजीदगी से लेना चाहिए। अगर ये हेट स्पीच नहीं है, मुझे नहीं पता फिर हेट स्पीच की व्याख्या क्या होती है। निखिल जी एक चीज में आपसे, मेरा सवाल है, फिर आप अपना आर्ग्यूमेंट भी रखिएगा। मेरा सिंपल सा सवाल यह है कि खुद कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी, उनका ऑन रिकॉर्ड यह बयान है कि ममता बनर्जी फर्जी वोटों से जीतती है, बंगाल में बड़ी तादाद में फर्जी वोटर हैं। तो सवाल यह है कि उन फर्जी वोटर्स का नाम कैसे डिलीट होगा? कोई प्रक्रिया है आपके पास? बिल्कुल अशोक जी, अगर चुनाव आयोग अपना काम तरीके से करे, पारदर्शिता से करे, तो जिसके भी फर्जी वोटर हैं, चाहे वो ममता बनर्जी के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, मेरे हों, आपके हों, जिस मर्जी के हों, वो सारे वोटर्स डिलीट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एसआईआर का प्रोसेस देखिए तो उसके बाद हमें क्या पाया हमने, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट कहती है कि बिहार का जो एसआईआर का वो हुआ है, फाइनल एसआईआर रोल बना है, उसमें 1 करोड़ नाम डूबियस पाए गए बिहार के बहुत सारे रोल्स में। और मेरे पास फाइल्स पड़ी हैं, आप बोले तो एक्सेल में आपको भेज देता हूं, पर्सनली पड़ी हैं, जिसमें आप देखेंगे लोगों के फादर्स नेम में ABCDEFGH लिखा है, हाउस नंबर में निल लिखा है, 0 भी नहीं लिखा, निल लिखा है, जिनमें बहुत तरीके की त्रुटियां पाई गई हैं। आपको ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहां पर एक ही फोटो 4 लोगों पे लगी हुई है, ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहां पर एक ही व्यक्ति के मल्टीपल डुप्लीकेट एपिक्स है। अच्छा, ये भी एक मजे की बात यह है कि बिहार में जो एसआईआर करा गया उसमें चुनाव आयोग ने अपना खुद का डुप्लीकेशन प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर जो है वो प्रयोग में नहीं लाया। क्यों नहीं लाया, उसका कोई जवाब नहीं है। तो त्रुटियां ठीक करना इलेक्शन कमीशन का ही काम है। लेकिन दिक्कत यह है, इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा एसआईआर करता है, दर सब लोगों को भगाता है, बीएलओ को भगाता है। आपकी एक्सरसाइज में तो बीएलओ की जान भी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद इतनी त्रुटियां। शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए जी। पता है आज ये आपका सौभाग्य है अशोक जी कि निखिल जी देश के जाने माने सबसे बड़े वकीलों में से एक है, सारे प्रमाण भी है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट कहता रह गया टू मच पैशन, टू मच इमोशन, नो रीजन। अब बताइए कितना दुर्भाग्य है कि 2 टूक में जो प्रमाण आ गया वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ पाया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा कि मास डिलीशन का इतना हवा बनाया पर एक एफिडेविट नहीं फाइल की। तो आप समझ रहे 2 टूक की वैल्यू। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते ये वकील, ये 2 टूक आके प्रेजेंट करते हैं। बताइए अशोक जी, आपको चीफ जस्टिस बनाना चाहिए। दूसरी बात, वैसे इससे पहले आप आगे बढ़े, हाँ। 1 मिनट इससे पहले आगे बढ़े, सुनिए ना, मैं चीफ जस्टिस, हाँ, मैं चीफ जस्टिस तो नहीं हूँ, हाँ। लेकिन इस डिबेट का जो है, इस डिबेट में जस्टिस करने की कोशिश करता हूँ, सबको थोड़ा समय दे करके, और जनता के सामने जो झूठ होते हैं उसका पर्दाफाश करके, सच रख के। हाँ। एक मेरे पास जो अभी शहजाद जी खबरें बता रहे, एक खबर आज की है, ये आज चीफ जस्टिस भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी है। ये एसआईआर के खिलाफ जो पिटीशन, अभी तक तो निखिल जी गए नहीं, लेकिन अब निखिल जी जा नहीं पाएंगे, क्योंकि निखिल जी को मालूम था, निखिल जी बिहार में इतने समय रहे, लेकिन उनके हाथ में कोई प्रमाण लग जाता बिहार वोट चोरी का, तो निखिल जी वोट जो है वकील होने के नाते चले जाते कोर्ट में, लेकिन नहीं गए। पर कई बड़े बड़े वकील गए जिनको राज्यसभा भेजा गया, कल उनका जिक्र हुआ, जिनको राज्यसभा भेजा जाता है उनको अपनी कुछ तो लॉयल्टी साबित करनी है, तो वो कुछ भी केस उठा करके जो है चले जाते हैं कोर्ट के अंदर। लेकिन ये मेरे पास आज चीफ जस्टिस की टिप्पणी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब से जो है एसआईआर को लेकर पहले बहुत सारी वो पिटीशन आ चुकी हैं, अब उन्होंने कहा कोई नई रजिस्ट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एसआईआर को लेकर जितनी पिटीशंस आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट हैं, पब्लिसिटी स्टंट। क्या की प्रोपेगेंडा। वैसे चीफ जस्टिस ये नहीं कह सकते थे प्रोपेगेंडा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस, सही बात तो ये है कि एसआईआर को लेकर जितनी चीज वो आ रही है, पिटीशन आ रही है, वो पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा स्टंट हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। बोलिए सैयद जी, फिर उसके बाद निखिल जी। हाँ, फिर मैं राहुल गांधी आपके पास आऊंगा। दूसरी बात, अभी मैं कल से बड़ा कंफ्यूज हूं, निखिल जी सॉल्व करेंगे। निखिल जी लॉयर भी है और कांग्रेस के नेता भी है। इनकी तरह एक और है छोटे मोटे मनीष तिवारी,
छोटे मोटे हैं, निखिल जी जैसे बड़े नहीं। मनीष तिवारी जी ने कल पहले ओपन करते हुए डिबेट में बोला, अरे आप बड़े हो सर। देखिए जो 2 टूक में आ गया वो बड़ा है। मनीष तिवारी यहाँ नहीं बैठे, नहीं तो वो भी बड़े होते। मनीष जी ने बोला, सुन लीजिए, मनीष जी ने बोला कि SIR साहब, हम प्रोसेस से नहीं, SIR का जन्म ही जो है वो गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान और लगाव में कोई पावर ही नहीं है। अब हमको ये समझाएंगे निखिल जी, मनीष जी से बड़े हैं, कि भाई जो SIR नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और सोनिया जी की सरकार ने करवाया, सब अवैध थे ना, गलत थे। तीसरी बात, अभी इन्होंने करोड़ों वोट के गिनवा दिए, मैं तो चाहता हूं एक वोट का ही बताओ मुझे। निखिल जी एक ही वोट का बताओ। एक महिला थी 1968 में, वो आई 1983 में नागरिक बनी, पर 1980 में ही उनको सिटीजनशिप का सबसे बड़ा अधिकार, वोटिंग राइट मिल गया। अब उसको बोलते हैं इटालियन मॉडल। अब निखिल जी जरा मुझे बताइए, कोर्ट ने उस पर नोटिस भी जारी किया है, ये कैसे मिलता है? निखिल जी अभी गूगल पे सर्च कर रहे हैं कौन महिला है, कौन महिला है, कौन महिला है। नहीं, और निखिल जी का मुझे 6 महीने पहले मैं डिबेट करण आपको याद है, निखिल जी 6 महीने 1 साल पहले आते थे, ये CA आएगा नागरिकता छीन जाएगी। आज पूछो नागरिकता कितनी छीनी, तो निखिल जी देखते नहीं है। फिर बोला कि वक्फ आएगा मस्जिद छीन जाएगी। अरे कितने मस्जिद छीने, वो देखते नहीं है। अब बोल रहे SIR आएगा वोट छीन जाएगा। अब वो 6 महीने बाद कुछ और बोलिए निखिल, फिर मैं राहुल जी आपको जवाब दे दूं। हाँ बोलो। भाजपा के इतने शीर्ष नेता हैं, अमित शाह से बड़े हैं, शहजाद जी ने मुझ पर कुछ आरोप लगाया कि मैं कहता था कि CA आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी। आप नहीं, आपकी पार्टी, आपकी जमात। हाँ, तो ये आपने तो बोला कि निखिल कहते थे, मैंने तो कभी नहीं कहा। कांग्रेस से अलग थोड़ी है। आप तो सालों से आप तो सालों से मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं शहजाद। मैंने कभी नहीं कहा कि CA आएगा तो लोगों की नागरिकता छिन जाएगी। मैंने कभी नहीं, मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस में कोई तो समझदार है, किसी को तो CA का मतलब पता है नहीं कि CA कानून क्या है। और मुझे इस बात की, लेकिन इस बात निखिल जी 1 मिनट, मुझे लगता है कि मतलब मुझे इस बात की खुशी है कांग्रेस में कोई समझदार है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि आपने कांग्रेस के नेताओं को ये सिखाया नहीं, बताया नहीं CA का मतलब क्या है। बेचारे नाह की जो दंगे करवाते रह गए, हासिल कुछ नहीं हुआ। अशोक जी, इतने बड़े नेता का मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे देने दीजिए प्लीज। बहुत मुश्किल है इतने बड़े व्यक्ति के सामने आज जवाब देना पड़ रहा है। तो ये बातें कांग्रेस ने भी CA को लेके नहीं कही थी, NRC को लेके कही थी। कांग्रेस का जो विरोध था वो सच में मोटे तौर पे NRC के खिलाफ था। शहजाद यार, ना निखिल जी यहाँ पे मैं फैक्ट चेक कर रहा हूँ। निखिल जी यहाँ पे, सॉरी निखिल जी, यहाँ फैक्ट चेक कर रहा हूँ। ये देखिए इन्होंने दे भी दिया पूरा का विल नेवर इंप्लीमेंट CA if voted to power। राहुल गांधी एट इज मेड इन असम रैली ahead of पोल। और ये एक नहीं है ऐसा, मैं ऐसे आपको कांग्रेस नेताओं के 50 बयान दे सकता हूं जिन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून आया तो भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। निखिल जी ऐसा मत बोलिए प्लीज, ये मत कहिए कि कांग्रेस की वेबसाइट पे ये मत कहिए। जवाब दे दूं अशोक जी, जवाब दीजिए, लेकिन कांग्रेस को ये मत कहिए कांग्रेस पहले सेंटेंस पे अगर रोका जाएगा, पहले सेंटेंस पे रोका जाएगा, जवाब नहीं दे पाऊंगा। जटिल मुद्दे हैं। कांग्रेस ने जो विरोध था वो मुख्यतम रूप पे CA और NRC का जो जोड़ा था, उस जोड़े पे विरोध था, क्योंकि अमित शाह ने अशोक जी आपके दर्शक के पीछे जाके न्यूज आइटम्स पे जा सकते हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है। मैं अपनी बात मैं कांग्रेस की वेबसाइट से पढ़ रहा हूं। टॉपिक्स पे रिस्पॉन्ड कर दूं अशोक जी, मैं आगे के टॉपिक्स पे रिस्पॉन्ड कर दूं, इससे बढ़िया की डिबेट डिले हो। बिल्कुल, आप आगे के टॉपिक, क्योंकि आप ये इस पर करेंगे तो फंस जाएंगे, इस पर करेंगे तो फंस जाएंगे। बोलिए आगे के टॉपिक कोई नहीं फंस रहा। हाँ, आगे के टॉपिक्स पे मैं कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की एक बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट ने में ये हुआ वो हुआ। शहजाद ने सबसे पहले यही शुरू करा कि आप निखिल जैन सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े वकील गए और भी संगठनों के वकील गए, और उसी याचिकाओं के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया कि आप आधार कार्ड SIR में शामिल करिए। अगर आप नहीं करेंगे, जो आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट तो मेरे पास भी नहीं है। ये जज साहब की एक टिप्पणी थी, जस्टिस पर्दीवाला की, इफ आई एम नॉट मिसरिमेंबरिंग, जस्टिस पर्दीवाला ने कहा था आधार को वोटर लिस्ट के खिलाफ कितने गलत केस आप पाए। 65 लाख लोगों का नाम डिलीट कर दिया चुनाव आयोग ने। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप नाम बताइए, तो चुनाव आयोग ने कह दिया नहीं हमारे पे तो कोई लीगल मैंडेट नहीं है। अरे वो 65 लाख में से कितने गलत थे? नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आपको 65 लाख दिखाने पड़ेंगे। एक मिनट, अब मुझे सुनिए, अब मुझे राहुल सिंह काजला के पास जाना है। निखिल जी एक मिनट, मुझे राहुल सिंह काजला के पास जाना है। मैं फिर से बार-बार 20 सेकंड निखिल जी सुनिए, निखिल जी फिर से सुनिए, एक मिनट सुनिए। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, और मैं अपने 2 टूक में कई बार कह चुका हूं कि ये बहुत अच्छी बात है
कि आपको आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा जो आप चाहते थे। लेकिन मैं फिर से दोबारा याद दिलवा रहा हूं और यहां जितने पैनलिस्ट हैं उनको चुनौती के साथ बोल रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई महीनों से एसआईआर को लेकर लगातार डिबेट चल रही है। अगर एक भी बात आधार का आपका माना गया, 65 लाख की लिस्ट आपको दी गई, इस दो के अलावा एसआईआर को रोकने, एसआईआर को गलत ठहराने, चुनाव आयोग की शक्तियों पर सवाल उठाने, एसआईआर में गड़बड़ी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, इन तमाम चीजों पर एक भी बात, एक भी पॉइंट अगर आप सुप्रीम कोर्ट में साबित कर पाए हो तो अशोक श्रीवास्तव चुनौती देता, बता दीजिए। सिर्फ दो चीजों पर आपको मिली और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपने लोकतंत्र बचाने के लिए काम किया। लेकिन उसके अलावा आपका एक एक झूठ सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा गया है, एक एक झूठ एक्सपोज हुआ है और आज सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि भैया सिर्फ प्रचार बटोरने के लिए इस तरह की पिटीशन मत लगाइए। राहुल सिंह बिल्कुल, मैं जवाब दे सकता हूं, जवाब तो दे दूंगा। कांग्रेस के पास ही जा रहा हूं, कांग्रेस के पास ही जा रहा हूं मैं। आज तो दो कांग्रेस के सपोर्टर है, देखिए आपका पलड़ा भारी है, इतना मत परेशान होइए। राहुल सिंह काजला। अशोक जी, दो भाजपा के प्रवक्ताओं पर दो कांग्रेस के प्रवक्ता तो लगेंगे, आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत मजबूती से आप चुनाव आयोग का और सरकार का पक्ष रख रहे हैं। जैसा शहजाद जी ने शुरुआत करी थी वैसे राहुल सिंह काजला, राहुल सिंह काजला, ना राहुल सिंह काजला, अगर मैंने कुछ बोल दिया, मैंने कुछ बोल दिया तो मुश्किल हो जाएगी। राहुल सिंह काजला, मैंने कुछ बोल दिया तो मुश्किल हो जाएगी। सुनिए, मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता हूं। राहुल सिंह काजला, कान खोल के सुनिए। राहुल सिंह काजला, कान खोल के सुनिए। अशोक श्रीवास्तव भारत के चुनाव आयोग का प्रवक्ता है, इसलिए हूं क्योंकि आप लोग भारत के चुनाव आयोग को, भारत की डेमोक्रेसी को, भारत के संविधान को बदनाम करते हैं। आप लोग भारत के संविधान को, डेमोक्रेसी को बदनाम करते हैं, लेकिन अशोक श्रीवास्तव छाती ठोक कर खड़ा है, भारत के चुनाव आयोग के पक्ष में खड़ा है, क्योंकि अशोक श्रीवास्तव आप लोगों की तरह विदेशों से पैसा नहीं लेता। आप लोगों की तरह कांग्रेस से पैसा नहीं लेता। अशोक श्रीवास्तव भारत के चुनाव आयोग के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। आप लोग राहुल सिंह काजला, आप लोग मेरा जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। अशोक श्रीवास्तव भारत के चुनाव आयोग के साथ पहले खड़ा था, अब भी खड़ा है। क्यों? क्योंकि दुनिया के 144 देश भारत के चुनाव आयोग से ट्रेनिंग लेते हैं। अरे आप जैसे बच्चे भारत के चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, अभी आपकी दाढ़ी मूछें ठीक से आई नहीं है, अभी आपको राजनीतिक ककहरा बोलना आता नहीं है, हैं? आप लगे भारत के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने। मुझे प्रमाण बताइए, चलिए मैं ठोक के कह रहा हूं, मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता हूं, बोलिए क्या बिगाड़ेंगे मेरा? अशोक जी, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब मेरी पैदाइश हुई थी तब आप देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर रहे थे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पर अशोक जी, आप ये जो कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों घुसपैठिए एडिड थे, पहली चीज है घुसपैठिए आए कहां से? 2014 के बाद से जो निकम्मी सरकार थी वो घुसपैठियों को आने कैसे दे रही है? अगर श्री प्रकाश जायसवाल कौन थे? दूसरी चीज अशोक जी, श्री प्रकाश जायसवाल कौन थे? इस चुनाव आयोग के आप प्रवक्ता हैं। सुनिए, चुनाव आयोग एक मिनट, राहुल सिंह काजला जाकर के स्टेज पर राहुल सिंह काजला सुनिए, लाखों फेक वोटर्स हरियाणा में वोट देते हैं, कर्नाटका में वोट देते हैं, तो आप लोग कर लेते थे ना डेफिनेशन। अरे आपने क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में गए? आपने क्यों नहीं हरियाणा को लेकर के आप क्यों नहीं गए? आपने क्यों नहीं डेफिनेशन? अरे मेरे पास तो कोई प्रमाण भेजिए ना। सुनिए राहुल सिंह काजला, सुनिए राहुल सिंह काजला, एक मिनट, सिर्फ मेरे को राहुल सिंह काजला को स्क्रीन पे लाइए, सिर्फ एक मिनट, सिर्फ मेरे को राहुल सिंह काजला को स्क्रीन पे लाइए। एक मिनट राहुल सिंह काजला, मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं। सुनिए राहुल सिंह काजला, एक मिनट, और सुनिए राहुल सिंह काजला, एक मिनट, राहुल सिंह काजला, एक मिनट, राहुल सिंह काजला, एक मिनट, सुनिए राहुल सिंह काजला, सुनिए एक मिनट। और मैं चाहूंगा दो टूक के दर्शक इस क्लिप को बचाकर रखें। मैं चाहूंगा दो टूक के दर्शक इस क्लिप को बचा के रखे। राहुल सिंह काजला, सुनिए राहुल सिंह काजला, सुनिए मेरी बात, चिल्लाइए नहीं, मेरी बात सुनिए। राहुल सिंह काजला सुनिए मेरी बात, सुनिए राहुल सिंह काजला, मैं अशोक श्रीवास्तव, गीता जिससे आपको परेशानी है क्योंकि गीता के श्लोक पढ़ने पर भी नहीं, ठीक है, आपको नहीं होगी, कांग्रेस को परेशानी है। अशोक श्रीवास्तव गीता पर हाथ रख के मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं गीता की सौगंध खाकर, अब सुनना पड़ेगा, आवाज बंद करिए, अब ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, आवाज बंद।
मैं अशोक श्रीवास्तव गीता की सौगंध खाकर राहुल सिंह काजला को यह वचन देता हूं कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में वोट चोरी का एक भी प्रमाण ये मुझे देंगे तो अशोक श्रीवास्तव अपने पैसे से कोई वकील हायर करके भारत की अदालत में जाएगा। अगर एक भी प्रमाण देंगे, और अगर एक भी प्रमाण नहीं दे पाए राहुल सिंह काजला, इस डिबेट के तुरंत बाद मेरा मोबाइल नंबर आपके पास मेरा गेस्ट कोऑर्डिनेटर देगा, और उसके बाद मुझे तुरंत जितने आपके पास सबूत हैं हरियाणा के, महाराष्ट्र के, बिहार के, वो तमाम आप मुझे मोबाइल पे भेजिएगा। और मेरा वादा है कि मैं अपने पैसे से वकील हायर करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, नहीं तो अगली बार मेरी डिबेट में आएंगे तो कान पकड़ के माफी मांग लेना, समझे? कान पकड़ के माफी मांग लेना। करण वर्मा, ये मेरा वादा है आपसे, और मैं इंतजार कर रहा हूं आपके, मैं आपके प्रमाणों का इंतजार करूंगा। चलिए करण वर्मा। अशोक जी, मेरा 1.5 मिनट तो दिया ही नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एक मिनट अशोक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कितनी मासूमियत से बात पूछी, ये आए कहां से हैं, इनको कौन पनाह दे रहा है? अरे 15 नवंबर 2024 पिछले साल झारखंड चुनाव के बीच इनका एआईसीसी का चीफ झारखंड का गुलाम अहमद मीर कहता है मैं गैस सिलेंडर दूंगा, इलीगल होंगे उनको भी दूंगा। और जरा हल्का सा अपना इतिहास देखिए, इंदिरा गांधी जो एक कानून लेके आई थी, केवल असम का मैं अगर उदाहरण दूं, आईएमडीटी एक्ट, जिसके कारण आपने नामुमकिन कर दिया था इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना, शर्मनाक चीज थी। सर्बानंद सोनोवाल ने कोर्ट में चैलेंज किया था और 2001 में उस कानून को सिद्ध किया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल, 2005 में। तो आपके जो कारनामे रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के पीछे, आपको तो पश्चाताप करना चाहिए, ना कि इस तरह से मुस्कुरा के कहना चाहिए कौन लेके आया। श्री प्रकाश जायसवाल, शशि थरूर, मनमोहन सिंह, सबने ये बात मानी कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे लिए। क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ शशि थरूर ने इनके लिए, पर आप समझे नहीं वो क्या बोल रहे हैं, आप लोग समझे नहीं राहुल जी क्या बोल रहे हैं। राहुल जी बोल रहे ममता बनर्जी झूठी है कि 2005 में उन्होंने गलत आरोप लगाया। अब संजय सरकार मुस्कुरा रहे हैं, हमला तो उन पर है भाई। दूसरी बात, राहुल काजला जी, पता नहीं आप ये आवाज समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, सुनिए। में वहां पर इलेक्शन हुए, मोस्ट फेयर इलेक्शन हो गए, और उस इलेक्शन के नतीजे में वहां पर एक सरकार वजूद में आई, हेडेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, और उसके साथ जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस के लोग हैं। इनका नाम है मोहम्मद रमजान, ही इज एमपी ऑफ एनसी। मैं एक मिनट में आ रहा हूं संजय जी, एक मिनट सर, मैं एक चीज कह रहा हूं। देखिए राहुल सिंह काजला, आपने जो सवाल उठाया ना, वो सवाल आपका बड़ा वैलिड है, जो आपने घुसपैठिए कहां से आए और घुसपैठिए क्यों नहीं निकाले गए, इन दो सवालों के साथ। सुनिए राहुल जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए राहुल जी, मेरी बात पूरी होने, प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूं, सुनिए राहुल जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, घुसपैठिए कहां से आए, अब तक भारत में घुसपैठिए क्यों नहीं निकाले गए, ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ जो भी उठाएगा मैं उसके साथ खड़ा हूं, और मैं बीजेपी से एक बार नहीं बार बार पूछूंगा। कल भी मेरी डिबेट में सवाल उठा था, और कल भी मैंने चारुप्रज्ञा से पूछा था, आज भी मैं जो है शहजाद पूनावाला से पूछूंगा कि घुसपैठिए अब तक निकाले क्यों नहीं। मैं इस सवाल के साथ खड़ा हूं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, जब चुनाव आयोग इन घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से निकालता है तो कृपया करके छाती मत पीटिए, आंसू मत बहाइए। शहजाद पूनावाला बताइए भाई, ये घुसपैठियों को निकालना तो पड़ेगा ना, आपकी सरकार है, इनको किसी भी तरह से देश में निकालिए, आप लोग निकालिए। बिल्कुल सही बात है, मैं जवाब दे दूं इसका। बोलिए। 2004 से 14 से पहले 1.5 करोड़ घुसपैठी ना केवल यहां पर आए, उनको नागरिकता, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, सब कार्ड देकर उनको यहां पर स्थापित कर दिया गया। अब इनको निकालने के लिए, इनको डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने के लिए 2 हथियार है, एसआईआर और एनआरसी। अब मैं कांग्रेस से चाहता हूं बोलो कि एसआईआर और एनआरसी दोनों के साथ है। विरोध यही करते हैं, रोहिंग्या को हमने इलीगल डिक्लेयर किया तो ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस बोलते रोहिंग्या हमारे दामाद है, इनको रहने दो। सैम पित्रोदा बोलते हैं रोहिंग्या बहुत अच्छे हैं, रहने दो। देखिए बताइए, मतलब जो टूल्स है उसका भी विरोध करेंगे। जवाब मेरे को देने दीजिए, बंगाल मैटर है, बंगाल मैटर है, जवाब मेरे को देने दीजिए। बोलिए। ममता बनर्जी ने 2005 में आवाज उठाई थी कि नहीं? बोलिए राहुल। संजय जी आऊंगा, एक सवाल मेरा ये है, जो शहजाद भाई ने बात कही कि कुछ लाख जो घुसपैठी हैं वो गुजरात में आइडेंटिफाई हुए थे, 65 लाख के लगभग बिहार में आइडेंटिफाई हुए थे। जब ये इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं तो इन्हें डिटेन कहां पर किया गया है, इन्हें रखा कहां पर गया? दूसरी चीज, एक मिनट अब रुकिए राहुल जी, आप गलत ट्रैक पे, सुनिए मैं आपके साथ खड़ा हूं,
एक मिनट राहुल जी, आप गलत ट्रैक जवाब पर। दे। किसने मुझे कहा, मुझे मैं एक मिनट संजय जी आ रहा हूं, किसने कहा ये 65 लाख घुसपैठी हैं? इन 65 लाख में कितने घुसपैठी हैं इनको अभी डिटेक्ट किया जाना है। और 65 लाख नहीं, आप लोग बार बार गलती कर जाते हो। 69 लाख वोट काटे थे चुनाव आयोग ने, और 69 लाख वोट काटे थे, और उसमें 69 लोगों ने भी जाकर नहीं कहा कि मेरा वोट गलत कटा है। इसको कैसे भूल जाते हैं आप? तो 69 लाख में कितने घुसपैठी है ये नहीं पता। लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर संजय जी आपके पास आऊंगा, पर उससे पहले ये बता दूं, भारत के चीफ जस्टिस ने रोहिंग्या को लेकर के अभी संजय सरकार जी सवाल उठा रहे हैं ना, तो रोहिंग्या शरणार्थी क्या रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट बिछाएंगे? ये भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो कौन से सांसद को सबसे पहले तकलीफ हुई थी? कौन से सांसद ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है चीफ जस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई? वो टीएमसी के सांसद थे संजय सरकार। ये जवाब आपको देना पड़ेगा। आ रहा हूं ब्रेक के बाद, आपसे ही जवाब लूंगा कि भैया ये रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट क्यों बिछाते हो आप लोग। चलिए इस ब्रेक के बाद। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ट्रेड प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह! अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, तो घुसपैठ को लेकर TSSIR का मामला घुसपैठ तक पहुंच गया। संजय जी, आप ही के पास आ रहा हूं। सवाल मेरा बड़ा स्पष्ट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट बिछाएंगे क्या? तो कल्याण बनर्जी आपके सांसद ने क्या कहा? आजकल जज ज्यादा बोलने लगे हैं। वो तो शुक्र करो कि जज साहब दिल्ली में बैठे हैं, नहीं तो अगर बंगाल में होते तो आप लोग ना जानो उनके खिलाफ क्या क्या फतवा दे देते। बोलिए। देखिए, रेड कार्ड पे तो हम लोग नहीं बैठा है। भारतीय जनता पार्टी का नेता निमाई राय जिंगलगंज में 2021-23 जुलाई में पकड़ा गया था। बांग्लादेशी जितना मुसलमान घुसपैठे हैं सबसे 50-50 हजार रुपया लेके स्कूल लिया। नंबर 1। नंबर 2, मतलब जब फर्जी कार्ड बनाने के लिए, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इसके नाम है राजकुमार भारवी, इसने पैसा दिया है। और मेरा नाम संजय सरकार, रोहिंग्या से कोई ताल्लुक नहीं है। और किसी का नाम होता है उसको मुगल वंश से उसको रहते जाता है। विप्लव देव जब चीफ मिनिस्टर थे, दूध सब्जी से लेकर सब कुछ रोहिंग्या को लिए भेजा था, मैंने नहीं भेजा था। 25 अगस्त 2017 में रोहिंग्या को आक्रमण किया था म्यांमार सरकार। मेरे बंगाल से 1642 किलोमीटर कोई भी बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर है मणिपुर के साथ में, मिजोरम के साथ, अरुणाचल नागालैंड के साथ में 1642 किलोमीटर बॉर्डर उसको साथ में है। संजय जी, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? सुनिए ना संजय जी, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? सुनिए संजय जी सुनिए ना। अरे एक मिनट मेरा संजय जी, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? अशोक श्रीवास्तव बैठकर कागज दिखाते हैं तो समझ में आता है मेरी तो कोई सरकार है नहीं, मैं तो कोई कार्रवाई कर नहीं सकता इन लोगों के खिलाफ। लेकिन संजय सरकार, TMC के नेता बंगाल में बैठ के भी मुझे कागज दिखाते हैं गड़बड़ हो रहा है। तो सर आपकी तो सरकार है ना, उठा के बंद कर दीजिए। उसके बाद अशोक श्रीवास्तव उनका वकालत करे तो बोलिएगा। आप लोग भी कागज दिखाते हैं कि बंगाल में ये घुसपैठी आ गया, बीजेपी वाला। अरे आप लोग क्या सरकार नहीं बना रहे? सरकार आपकी है भाई, क्यों नहीं कार्रवाई? अशोक जी, आप श्रीवास्तव, हम सरकार आए।
हम लोग दोनों एक ही जगह के हैं। ना ना सर, मैं तो आप सरकार है सर, मैं तो छोटे सा आदमी हूँ, आप सरकार। नहीं, आप भी कहे थे, हम भी कहे थे, बस इससे अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए। मैं आपको एक चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप बोला गीता का कसम खा के बोलता हूँ मैं, अशोक श्रीवास्तव का अगर कुछ होगा, लेकिन अशोक श्रीवास्तव जी आप अपने जेब से वकील हायर तो जरूर करेंगे, लेकिन आप जिस कोर्ट में जाएंगे उस कोर्ट के जो जस्टिस रहेंगे और राज्यसभा का मेंबर बन जाएंगे, राज्यपाल बन जाएंगे, बन जाएंगे। करण वर्मा देखिए दर्द यही है, लगता है कि देश की अदालतें भी जो है वो निष्पक्ष नहीं है। बोलिए, आपको रिजल्ट जो 0% सन्नाटा हो जाएंगे, आपको रिजल्ट 0% सन्नाटा हो जाएंगे, आप जीत नहीं पाएंगे, आप जीत नहीं पाएंगे, आप जीत नहीं पाएंगे। थोड़ा ठंडा होइए, पानी वानी आप मेरे थोड़ा ठंडा होइए, आप अखिल उनको जवाब दे। ठंडा है। देखिए एक बात आपको बताऊं, आज ममता जी ने कहा कि मैं धरना दूंगी, इन्होंने एक धरना दिया था 19 सितंबर 2017 को अशोक जी, जब सेंटर ने, ये कहते ना सेंटर भेजो डिपोर्ट करो, 40,000 रोहिंग्या को डिपोर्ट करने का प्लान आ गया, ये कोर्ट तक गए, प्रशांत भूषण वगैरह फेल कर गए। धरना किसने दिया? ममता बनर्जी। शब्द क्या कहे? रोहिंग्या भी तो आम आदमी है, रोहिंग्या को क्यों आतंकवाद की नजर से देख रहे हो? और अजय माकन, ये निखिल जी बताएं जरा, अजय माकन कहते हैं बात तो सही है, सारी पार्टियों को साथ लेके चलो, एक पार्टी का फैसला थोड़ी हो सकता है। जहां रोहिंग्या को निकालने की बात आए, अल जजीरा से लेकर के हर जगह ये लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, NHRC से नोटिस आता है इनको, तो ये है इनकी पूरी मंडली जो एक्सपोज हो जाते हैं। 19 सितंबर 2017। ओके 30 सेकंड, ओके बस सब मेरे पास समय नहीं है, 30 सेकंड जो है निखिल जान, उसके बाद शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए आप पूरी डिबेट घुसपैठियों पर आ गई, मुझे लगता है इस पर सबको एक मत रहना चाहिए, लेकिन निखिल जैन, सईदा हमीद कौन थी? आप जिन एक महिला का जिक्र किया ना अभी शहजाद जी ने कि वो भारत में बिना नागरिकता लिए वोटर बन गई, उन महिला की बड़ी करीबी सईदा हमीद थी। उनका हाल का बयान है, उन्होंने कहा ये धरती तो अल्लाह की धरती है, इस पर अगर कोई बांग्लादेशी आ भी गया, रोहिंग्या आ भी गया, तो वो भी इंसान है भाई, उनका भी हक बनता है, वो रहे तो रहे। तो अगर इस सोच के साथ आप लोग चलते हैं, फिर मेरी डिबेट में छाती पीट पीट के कहेंगे बांग्लादेशियों को निकालो, रोहिंग्या को निकालो, ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा भाई? देखिए अशोक जी, मैंने अपना इस पे मत कभी भी बदला नहीं है, मैं आज भी वही बोल रहा हूँ जो मैं हमेशा से बोल रहा हूँ। मैं रोहिंग्या हूँ या बांग्लादेश से आए हुए हमारे हिंदू भाई हों या बांग्लादेश से कोई आए हुए मुसलमान हो, मैं जब तक उन पे आतंकवाद का या क्राइम का कोई मुकदमा नहीं है, मैं उन्हें इंसान के नजरिए से देखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है उन्हें वोट करने का अधिकार मिल जाना चाहिए, अगर वो गैर नागरिक है उन्हें वोट करने का। देखिए सईदा हमीद की बात आपने, अशोक जी मैं क्या कंप्लीट कर सकता हूँ? अशोक जी आप कंप्लीट करने देंगे? आप अशोक जी देखिए बहुत अच्छी बात है। देखिए मुझे खुशी है आपने जो लाइन ली, लेकिन मुझे खुशी है निखिल जैन आपने लाइन ली, लेकिन इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं, और राहुल सिंह काजला आप भी सुन लीजिए, यही एग्जैक्टली कांग्रेस की लाइन है कि भाई इंसान तो है, वो इंसान तो है, इसलिए तो यही तो दिक्कत है सारी कि बांग्लादेशी इंसान है, रोहिंग्या इंसान है। शहजाद पूनावाला देखिए, दूध का दूध पानी का पानी, जिम्मेदारी मैं तो यही कह रहा था, निखिल जी सीखना बंद कीजिए, निखिल जी सीखना बंद कीजिए। हाँ सबको पता है, ठीक है, देख लिया ठीक है। अब मैं अपनी बात अगर रख लूं, यही मैं कह रहा था, हिंदू जो प्रताड़ित होता है बांग्लादेश से, उनके लिए बैग नहीं लेंगे, उनको इंसान की तरह नहीं देखेंगे। रोहिंग्या बेचारे अगर आतंकवाद का केस नहीं तो अच्छे भले लोग हैं। अब मेरा एक ही बाकी समय संजय सरकार को दे दो, बीच में मत बोलिए। मेरी सरकार ने कहा है कोर्ट में कि रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। क्या संजय सरकार, जल्दी से, मेरी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है रोहिंग्या इज एन इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। संजय सरकार, ममता बनर्जी का ये स्टैंड है क्या, है या ना? चलिए ओके, समय इतना ही है, लेकिन देखिए जब ऐसा भाई आवाज बंद कर दीजिए सबकी। 2 टूक में दूध का दूध पानी का पानी हमने कर दिया। कांग्रेस समर्थक निखिल जैन ने साफ तौर पर कहा कि भैया वो भी इंसान है, और सईदा हमीद जो सोनिया गांधी की करीबी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि ये धरती अल्लाह की धरती है, सबके लिए बराबर है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिया। और इसीलिए एसआईआर का विरोध है, क्योंकि एसआईआर से विदेशी घुसपैठियों के नाम काटे जा रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी, और यही है 2 टूक। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।